हेलो दोस्तों, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप आपके सामने आज नेट के अगले प्रैक्टिस सेट के सेगमेंट में हाजिर हूं। दोस्तों, नेट का फर्स्ट पेपर का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगातार सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के एग्जाम लगातार चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि 24 तारीख से एग्जाम शुरू हो गया, 24 को हुआ होगा, 25 को हुआ होगा और आज अगर 26 का किसी का एग्जाम होगा तो आज भी एग्जाम हुआ होगा। तो दोस्तों, आज के एग्जाम हुआ है तो इसके बाद जो है मुझे लगता है कि अभी तो क्योंकि 11 नवंबर तक एग्जाम चलना है, तो मेरे पास बहुत सारे भाइयों ने बहनों ने ऐसा मुझे बताया कि सर एक बार पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आगे की बात करी जाएगी। ये तो सबसे पहला काम है ना आपका। जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो करना ही है, ये दोनों आपके काम है सब। चलिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट का सेगमेंट है, ये है प्रैक्टिस सेट सेगमेंट 4। ध्यान रखिएगा 4 है तो इसके बाद आगे 5, 6 आते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे आपको मिलते रहेंगे सेगमेंट, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर देंगे, जल्दी देंगे और कोशिश करेंगे कम टाइम में देंगे क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है। एग्जाम लगातार चल रहे हैं, जिनका आगामी आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं। वेबसाइट और एप्लीकेशन की बात आपको मालूम है, डाउनलोड कर दिए ऐप को, फ्री है प्ले स्टोर से, और वेबसाइट पर भी विजिट करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी संचार क्या, कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व क्या है? बताइए, कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व क्या है? इसका आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी आंसर दीजिए। और सब लोग बराबर आंसर दे रहे हैं, ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए हैं। चलिए, आंसर ज्यादातर सी और डी आ रहा है। देखिए, तो यहां पर जो आंसर है वो आंसर है डी। क्या आंसर होगा? वो आंसर डी है ज्यादातर लोगों का, पक्ष समर्थन। क्यों है? देखिए, कह रहा है कक्षा में, जब क्लास में एक प्रभावी संचार का मतलब है प्रभावी संप्रेषण या कम्युनिकेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है ना, बातचीत होती है, इसको कम्युनिकेशन ही तो कहेंगे। टीचर क्वेश्चन पूछेगा, स्टूडेंट आंसर देगा, तो क्या होगा? ये यहां से यहां पर मान लिया टी है और स्टूडेंट है, यानी टीचर और स्टूडेंट। तो टीचर जब क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट आंसर देता है तो ये क्या होता है? ये होता है प्रेषण। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रेषण। और इसको क्या कहते हैं? प्रतिपुष्टि, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्रतिपुष्टि कहते हैं। ये ध्यान है ना आपको? ये तो मैंने आपको लेक्चर, जब फुल लेक्चर पढ़ाया था तो बता दिया था। तो ये ध्यान रखिए कि प्रभावी संप्रेषण क्या होता है। जनरली जब क्लास में एक अच्छा संप्रेषण चाहिए तो क्या होता है? तो पक्ष समर्थन होता है। तो जब टीचर पूछता है समझ में आया तो आप क्या कहेंगे? हाँ सर, आ गया, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं, वो पता ही नहीं हाँ में हिला रहे हैं कि ना में हिला रहे हैं, ठीक है ना। तो पक्ष समर्थन इसका होगा। जब टीचर कहता है पक्ष समर्थन करता है, स्टूडेंट समर्थन करते हैं, तो कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है? अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से देंगे, जल्दी कमेंट करके बताइए। ऐसा वायरस जिसमें यूजर इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर का और प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ऐसा वायरस जिससे यूजर इंटरेक्शन के बिना ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अंतरित किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है? बात समझ रहे हैं? एक कंप्यूटर है, उससे जो है दूसरे कंप्यूटर में बिना यूजर्स के, जो इसको यूज कर रहा है व्यक्ति, बिना यूजर्स के इंस्ट्रक्शन के, मैंने कोई इंस्ट्रक्शन देगा, ये यूजर्स नहीं देगा, उसके बाद भी इधर से वायरस इधर पहुंच जाएगा। ये जो है किस प्रकार का वायरस है, उसको क्या नाम दिया जाता है? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो हाँ, ज्यादातर लोगों का आंसर ठीक आ रहा है। तो किस प्रकार का होगा? ये होगा वार्म। क्या होगा? वार्म होगा। इसको वार्म कहते हैं। आपने देखा होगा जनरली ऐसे फाइल बन जाती हैं, बॉक्स सी पीली पीली फाइलें आपको दिखती होंगी। ये क्या करता है? ये लगातार आप ओपन करते जाएंगे बॉक्स को तो फिर फाइलें बनाता जाएगा और अलग अलग जगह घेरता जाएगा। इसको वार्म कहते हैं। ये वायरस होता है इस तरीके का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बिना यूजर्स इंस्ट्रक्शन के जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक छत के ऊपर विद्युत के लिए ऊर्जा पैनल स्थापना करना निर्धारण लक्ष्य क्या है? टोटल निर्धारण लक्ष्य जो है वो कितना है? वह 150 मेगावाट का है। कितना है वो? 150 गीगावाट का है। और जो वहां का इंस्ट्रक्शन है वो कितना है? छत के द्वारा जो ऊर्जा उत्पादन की जाएगी जो सोलर पैनल द्वारा, वो कितना है यहाँ पूछ रहा है। टोटल 175 है, 175 गीगाहर्ट्ज है, ठीक है। वो कितना है? गीगाहर्ट्ज है, 175 गीगाहर्ट्ज है। आपको बताना है कि टोटल तो 2022 तक क्या कहा गया है? 175 है, लेकिन आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी करिए, जल्दी करके बताइए।
तो इसका आंसर जो है ज्यादातर लोगों का कंफ्यूजन वाला है, इसका आंसर है 100 गीगावाट। ठीक ना है, 100 गीगावाट है, इतना सौर पैनल द्वारा है। और इसके बाद जो है ये क्या नाम है 60 के आसपास का पवन ऊर्जा का है, और 10 जो है वो क्या नाम है विद्युत परियोजना द्वारा है। इस प्रकार का सब अलग अलग है, तो वो कुछ इस प्रकार के है कि 100, 60, 10 और 5, तो ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है, इस प्रकार से पूरा आंकड़ा है 2020 का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 100 गीगावाट की बात कर रहा है छत पर, किसकी, छत के ऊपर जो विद्युत पैनल लगते हैं उसके द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछता है सोलर सेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। सोलर सेल निर्माण में व्यापक रूप में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी होती है? ध्यान रखिए, सोलर सेल की बात कर रहा है। ये दो क्वेश्चन आने वाले हैं परीक्षाओं में आगामी, एक सोलर सेल आने वाला है और दूसरा आने वाला है जो कंप्यूटर की चिप होती है वो, ये दोनों की बात कर रहा है। तो यहां पर जो पूछ रहा है कि सोलर सेल में प्रयुक्त होने वाली व्यापक सामग्री कौन सी, यानी सबसे ज्यादा सोलर सेल में कौन सी सामग्री यूज होती है? आंसर बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो आपको आंसर जल्दी से आ रहा है और लगभग लोगों का सही भी आ रहा है, बहुत अच्छे। इसका आंसर होगा सिलिकॉन। क्या होगा? इसका आंसर होगा सिलिकॉन। ठीक है, ये भी आप लोग का आंसर ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, पर ये कई लोगों का गलत हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसलिए लाना जरूरी था। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एक बार परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आता है ये कंप्यूटर का, इसके बारे में आंसर देंगे जल्दी से। 96 का पूछ रहा है, 96 का बाइनरी डिजिट क्या होगा? संख्या दशमलव 96 का बाइनरी डिजिट क्या होगा? आपको पता है बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की भाषा को कहते हैं जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, किसकी फॉर्म में होता है? 0 और अंक की या संख्या फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से इसका बता दीजिए आंसर, तो जल्दी बताइए, फिर मैं इसको उस दिन की तरह एक बार सॉल्व करना फिर से बता दूंगा। चलिए, लगभग आंसर लोगों को दे रहे हैं कंफ्यूजन वाला, मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि सबसे पहले 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। ठीक है, यहां पर 32, 64 और 128 तक ले सकते हैं हम लोग, और भी आगे आप दुगना करते चले जाइए जितनी बड़ी डिजिट हो उसके लिए। लेकिन यहां पर क्या होगा, अब ये दे दिया है बाइनरी डिजिट पूछा है, 96 की बाइनरी डिजिट क्या होगी? तो आप सबसे नियरेस्ट 96 के सबसे नियरेस्ट डिजिट ले लीजिए, कौन सी होगी? तो ये देखिए 128 तो 96 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी नियरेस्ट डिजिट क्या होगी? 64 होगी, तो ये ले लेंगे, तो 1 लिख दीजिए इसके नीचे। 32 अगर इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो अगर आप देखिए 64 और 32 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होता है? 6 और 9, 96 आ गया। यहां 1 रख लीजिए, तो हमारा आंसर हमको कितना चाहिए था? 96 चाहिए था। इन दोनों को जोड़ने से 96 मिल गया, तो इसके बाद के सारे डिजिट में 0 कर दीजिए। आंसर इज दैट, ये आंसर हो गया आपका। था ना कितना सरल? किसी भी अंक को रख के आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये 2 नंबर आपको दिला देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में बताइए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बताइए। कह रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसको कहते हैं, रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो आप बताइए जरा कौन सा कथन सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा, सही पूछ रहा है। ठीक है, आंसर देखिए, कह रहा है रैम क्या है? अपरिवर्तनीय है, नॉन चेंजेबल है, और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसके कार्य निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर रैम की जो है, अगर वो क्या कह रहा है, रैम की मात्रा जो है कम ज्यादा होने से उसके क्या है, काम करने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहला कह रहा है। ठीक है, तो ये तो मेरे हिसाब से गलत है, गलत है ना। अगला कहता है रैम अपरिवर्तनीय है, क्या रैम को नहीं बदला जा सकता है, और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावी होता है। तो रैम तो अपरिवर्तनीय है, इसको बदल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। रैम परिवर्तनीय है और उसका सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावी नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि रैम परिवर्तनीय है। क्या है? रैम बदली जा सकती है, और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसके कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है। यहां पर प्रभावित लिखा है, प्रभाव होगा। ठीक है, प्रभावित होती है। ठीक है, प्रभावित हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, आप लोग को ध्यान में आ रहा है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग आंसर दीजिए, इसको पढ़ने की भी जरूरत मैं नहीं समझता हूं। क्या लिखा है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। जल्दी बताइए आंसर, जल्दी। ज्यादातर लोग सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है, आंसर सही आ गया आप लोगों का। फिर भी मैं जिनका गलत है उनके लिए बता ही दे रहा हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 के अधिनियम द्वारा हुई है न। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अंग्रेजी में आप लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूजीसी कहते हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं। 1956 के अधिनियम द्वारा आया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुक्त और दूरस्थ अभिगम प्रोग्राम में मोक का समावेश न्यायोचित है? किस चीज के लिए? आंसर देना है। मोक का समावेश क्यों है, क्यों न्यायोचित है, माने क्यों जरूरी है, ठीक है। तो बताइए किस लिए जरूरी था मोक का? मोक क्या है? मैंने बताया था, ये एक इंटरनेशनल टाइप का प्लेटफॉर्म है जिस पर स्टूडेंट आकर के पढ़ सकते हैं। बेसिकली टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे स्टूडेंट पूरे विश्व में एक प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़ सकते हैं, दूर दराज तक विदेशों में भी पढ़ सकते हैं, विदेशों के भी टीचरों से कंसल्ट कर सकते हैं, वहां के स्टूडेंट से भी जुड़ सकते हैं। जल्दी आंसर दीजिए इसका। चलिए, लगभग आंसर ठीक भी आ रहा है आप लोगों का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अभिगम्यता के आधार पर। किसके आधार पर? अभिगम्यता के आधार पर, ये आंसर है इसका। मुक्त और दूरस्थ अभिगम, ठीक है, मुक्त और दूरस्थ अभिगम। देखिए, अभिगम और अभिगम्यता, अभिगम प्रोग्राम में मोक का समावेश न्यायोचित है। अभिगम्यता के आधार पे, यानी कि पढ़ने के आधार पे ये जो है न्यायोचित है, इसकी बात की गई है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इजी था, 8वां भी। 9वां क्वेश्चन देखिए, ये बहुत सरल है और सब लोग जानते हैं इसको। इसके बारे में बताना भी मुझे तो लगता है व्यर्थ है, लेकिन बताना जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल किया गया है? जरा जल्दी से बता दीजिए तो इसके बारे में, जल्दी कमेंट करके बताइए। सारे लोग लगभग सही आंसर दे रहे हैं। ये जो है आपको पता होगा, इसके 21A में शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और ये जो है अटल जी का बहुत बड़ी परियोजना थी। अटल जी ही इसके ब्रांड एम्बेसडर भी थे। आपको पता होगा, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, ये ध्यान होगा आपको। आपने ऐड भी देखा होगा, वो घंटी बजती है, अटल जी 2 बच्चों को लिए खड़े रहते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। तो वो जो है सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा ये जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इस बात को याद रखिएगा, 21A अनुच्छेद में, ठीक है, 21A में। और इसके तहत ही बाद में जो है मूल कर्तव्य जो थे, क्या थे? मूल कर्तव्य किस में दिए हैं? 51A में दिए हैं, अनुच्छेद 51A में। ये 21A में है, वो 51A में 11वां मूल कर्तव्य। अब तक 10 थे, जब ये आया तो 11वां मूल कर्तव्य आ गया कि यह माता पिता का अनिवार्य कार्यक्रम है कि वह अपने बच्चे को विद्यालय भेजें। क्या करें? विद्यालय भेजें। ये जो है इसमें एक 11वां मूल कर्तव्य जुड़ गया था, ठीक है। तो अब ये हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है? गैर संज्ञानात्मक, निम्न में से कौन सी अधिगमकर्ता यानी लर्नर, पढ़ने वाला स्टूडेंट की गैर संज्ञानात्मक मतलब जिस चीज का वो संज्ञान नहीं लेता है, ऐसी कौन सी विशेषता है? बताइए जल्दी से, जिसको आत्मसात नहीं करता हो ऐसी चीजें। जल्दी आंसर दीजिए। लगभग लोग सही आंसर दे रहे हैं और कोशिश भी सही हो रही है। चलिए, तो मैं आपको फिर भी आंसर बता देता हूं एक बार और, जल्दी से करिए। लगता है सो गए क्या? जल्दी, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब लोग आंसर दे रहे हैं। और जो है आंसर अभी तक कंफ्यूजन वाला है, पूछ रहा है गैर संज्ञानात्मक विशेषता के बारे में। तो सत्य में विश्वास करना, क्या है? सत्य में विश्वास करना, यही गैर संज्ञानात्मक है। बाकी सब संज्ञान के द्वारा है। किसी चीज को याद करेंगे तो उसका संज्ञान लेंगे, तब समाधान कैसे करेंगे समस्या का? जब समाधान समस्या को समझेंगे। लेकिन सत्य में विश्वास करने की कोई संज्ञान ले सकते हैं क्या? सत्य में तो सत्य है, उसको विश्वास करना ही पड़ेगा, उसमें तो संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। तो ये है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां पूछ रहा है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? ठीक है, इसके बारे में बताना है। आप आंसर करिए, फिर मैं बताता हूं। जल्दी करिए आंसर, जल्दी करिए। और देखिए बहुत लोग का आंसर सही आ रहा है।
सब लोग लगभग आंसर दे रहे हैं। चलिए तो मैं बता देता हूं, वर्चुअल मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे एक्सटेंडेड की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है, हार्ड डिस्क की मेमोरी है, इसको एक्सटेंडेड की तरह यानी कि जो है लगाया और हटाया जा सकता है या अलग किया जा सकता है। इसको जो है क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क की जो मेमोरी है उसको वर्चुअल मेमोरी भी कहा जाता है। आपको मालूम होगा हार्ड डिस्क का बॉक्स अलग से भी मिलता है, अगर कंप्यूटर में कम है तो आप लगा लीजिए, मेमोरी बढ़ जाती है और कुछ लोग इनबिल्ट भी करा लेते हैं उसमें बाद में, तो ये होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क की मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर को डैश बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। कंपोनेंट्स होता है उसके साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाए। कौन बताता है कंप्यूटर को, ये बात जल्दी से बताइए, आंसर करिए जल्दी। कंप्यूटर का है, बहुत आसान है कंप्यूटर, आप लोग बहुत गलत करके आते हैं आजकल, इसलिए जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए जल्दी करिए, जल्दी से, लगभग लोग आंसर सही दे रहे हैं। चलिए मैं बताता हूं आगे, इसका आंसर होगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर को उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि उसके कंपोनेंट का क्या है, यूज कैसे किया जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है, आपको ध्यान में होगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है ईमेल भेजते समय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कह रहा है ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। किस चीज की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। आप लोगों ने ईमेल भेजा होगा, पहले आंसर दीजिए फिर आगे की बात करता हूं। आंसर क्या है बताइए, जल्दी से, जल्दी कमेंट करके बताइए आंसर क्या है। चलिए मैं बताता हूं, तो कह रहा है कि ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। तो किस चीज की बताती है, तो सब्जेक्ट की लाइन ही विषय वस्तु के बारे में बताती है। सब्जेक्ट की जो लाइन होती है आपने देखा होगा वो ऐसे होती है, सब्जेक्ट की लाइन ऐसे कंप्यूटर में बनती है। ठीक है, उसमें लिखा होता है कुछ शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट टाइटल में, तो यही जो है क्या है, सब्जेक्ट की विषय वस्तु होती है। यानी ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन संदेश की विषय वस्तु को बताती है। ठीक है, आपको 2-3 चीजें और बता दूं, ये सीसी का क्या मतलब होता है। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, इस सीसी के नीचे एक ऐसे लिखा होता है बीसीसी, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब आप 2 के द्वारा किसी को संदेश भेजते हैं, 2 में ईमेल एड्रेस डालते हैं और किसी को भेजते हैं, फ्रॉम में आपका ईमेल एड्रेस होता है और 2 में जिसको भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस होता है। यदि इसके साथ साथ 2 के साथ साथ और किसी को ईमेल भेजना चाहें तो आप सीसी में उसका एड्रेस को डाल सकते हैं और जितने लोगों के डालेंगे उन सबको चला जाएगा। लेकिन क्या है, इनमें से एक दूसरे को सबको दिखाई देगा कि आपने किसको भेजा है, किसने किसको भेजा है। ठीक है, कितने लोगों को ईमेल और भेजा गया ये दिखता है। ठीक है, जब आप वो ईमेल की कॉपी डाउनलोड करते हैं तो पेज के ऊपर वो सारे ईमेल एड्रेस भी लिखे हुए आ जाते हैं कई बार। ठीक है, वो आपको मालूम होगा। लेकिन अगर ब्लाइंड सीसी में डाल देंगे तो इनमें से किसी को नहीं दिखेगा बाकी लोगों को कि आपने किसको भेजा, जिसका ईमेल यहां डाल देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेता है, प्रीवियस ईयर में काम पूछा गया है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर सर्वर का कौन विश्वव्यापी नेटवर्क है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर भी मैं बताने के लिए नहीं सोच रहा हूं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ही। आंसर करिए फिर बताता हूं, बहुत सरल है, लगभग आप लोगों को आने भी लगा आंसर। बहुत सरल, बहुत इजी और सबका सही है, कोई गलत कर ही नहीं रहा है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है इंटरनेट। क्या आंसर है इसका, इंटरनेट है इसका आंसर। ठीक है, क्या आंसर है, इंटरनेट इसका आंसर है। बहुत सरलता है, कंप्यूटर का विश्वव्यापी नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर का इंटरनेट है। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल द्वारा काम करता है, समुद्र के नीचे इसकी लाइन बिछाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसको पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है। ठीक है, सूचना प्रोसेस करता है, उसे डैश कहते हैं। प्रोग्रामों का समूह, प्रोग्राम्स का जो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं उनको जोड़ करके एक ग्रुप बनता है। वो ग्रुप क्या है, आपके कंप्यूटर के सिस्टम को चलने में मदद करता है और सूचना जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, या आप कोई कमांड दीजिए वो प्रोसेस करता है। ये दोनों काम जो है करता है, उसे क्या कहते हैं। नाम है और आंसर शुरू हो गए आना आप लोग के। ठीक है, आंसर शुरू हो गए और लगभग लोग आंसर इसका दे भी रहे हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो आंसर देंगे ही।
ठीक है। तो यहां पर क्या सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं, ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में जो भी चीज होती है, जो भी आप कमांड देते हैं उसको प्रोसेस करने का काम उसके पास होता है। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर को कंट्रोल भी करता है, ओएस ही कंप्यूटर को कंट्रोल भी करता है, खाली आप सीपीयू मत बोल दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, कहता है ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए, क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कह रहा है ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोगी है। क्या कह रहा है, कौन उपयोगी है, यूजफुल है इसमें से, किसको, ईमेल को मेल बॉक्स से एक्सेस करना। तो एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, तो जो है उसको पॉप कहते हैं, पॉप। अब पॉप में देखिए कई सारे नाम हैं, लेकिन ईमेल से क्या है, ईमेल को मेल बॉक्स में एक्सेस करने के लिए पॉप 3 का इस्तेमाल किया जाता है। ये राइट आंसर है इसका। ये आंसर मैंने इसलिए नहीं पूछा कि आपको सबको आता है, ये सब बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबको पता भी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन बताता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग आंसर दीजिए तभी बताया जाएगा। कह रहा है एमएस वर्ड, क्या कह रहा है, एमएस वर्ड जो है, ठीक है, एमएस वर्ड जो होता है, एमएस वर्ड ऑफिस जो है 2007 द्वारा फाइल एक्सटेंशन होता है। फाइल एक्सटेंशन का आपने देखा होगा, जब आप कोई फाइल सेव करते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे वो लिखा रहता है फाइल का नेम, उसके बाद पॉइंट लगा के, डॉट लगा करके कुछ लिखा रहता है यहाँ पर, ठीक है। वो इन चारों में से अलग अलग होता है। जब आप पीडीएफ सेव करते हैं तो पीडीएफ लिखा हुआ आता है, और जब डॉक्यूमेंट की फाइल सेव करते हैं गूगल डॉक्यूमेंट की तो ये आता है, ठीक है, टेक्स्ट में ये आता है, मतलब अलग अलग तरीके से, अभी बताता हूं। तो इनमें से पूछ रहा है एमएस वर्ड की जब फाइल जो होती है, जब उसका एक्सटेंशन किया जाता है सेव करके, तो क्या लिखा हुआ आता है एक्सटेंशन नेम, वो बताना है आपको। जल्दी बताइए, डॉट के बाद क्या लगता है, कमेंट करिए। और इसमें जो है आंसर आपका ज्यादातर लोग सी और डी दे रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग बी भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर होगा सी, डॉक्स कहते हैं इसको। ये डॉक कहते हैं डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्स कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एमएस वर्ड का है, ठीक है। एमएस वर्ड की जब फाइल सेव की जाएगी तो लास्ट में यही दिखाई देता है। आप कभी करके देख लीजिएगा, आप लोग ओपन करिएगा अपने कंप्यूटर को, दिखाई दे जाएगा। या आपके पास कोई फाइल मोबाइल में आई हो एमएस वर्ड की, तो उसमें भी चेक कर सकते हैं, दिखाई दे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन एनवायरमेंट का है, कहता है स्टॉकहोम जो डिक्लेरेशन था, स्टॉकहोम घोषणा पत्र जो था, ठीक है, 1972 में कितने सिद्धांत स्थापित किए गए थे। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में कितने सिद्धांतों को स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, तो बहुत जल्दी आंसर कर दीजिए, बहुत सरल है जी। सभी को नमस्ते प्रणाम, जल्दी जल्दी, बहुत अच्छे सब लोग दे रहे हैं। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं, तो इसका आंसर होगा 26 सिद्धांतों को लेकर के स्टॉकहोम डिक्लेरेशन किया गया था 1972 में। 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें 26 सिद्धांतों को लिया गया था। सिद्धांत के नाम नहीं पूछता है, इसलिए सिर्फ डेट और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, रियो सम्मेलन संबंधित दस्तावेज है, बताइए रियो सम्मेलन क्यों हुआ था, किसके लिए हुआ था, ठीक है, संबंधित दस्तावेज है। इनमें से कौन सा दस्तावेज रियो सम्मेलन में संबंधित है, बताइए जल्दी से, जल्दी कमेंट करके बताइए। और लगभग लोग आंसर सही कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर इसका आंसर होगा, ये सभी सारे होते हैं, ये एजेंडा 21, रियो घोषणा पत्र और जैव संरक्षण संधि, ये सारे जो है रियो सम्मेलन से संबंधित दस्तावेजों के द्वारा ही हुई हैं आगे भविष्य में, ठीक है। इसलिए रियो सम्मेलन के बाद की ही ये सारी घटनाएं हैं, तो इसलिए आंसर होगा ये सभी। ध्यान में रखिएगा, कुछ लोग इस पे कंफ्यूज है, जो आंसर गलत दे रहे हैं उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एजेंडा 21 कितने खंडों में विभक्त है, पूछ रहा है एजेंडा 21 कितने पार्ट में जो है डिवाइडेड है, ये बताना है आपको। इसका आंसर बहुत सरल है, जल्दी से करिए। पर्यावरण में ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन जी, सब लोग सही कर रहे हैं। और भाई ये बीच में जो आप लोग क्या कहाँ से हो ये पूछते हो ना, प्यार मोहब्बत की बातें, तो भैया इसको छोड़ दो कुछ दिन के लिए, ठीक है ना।
तो इसको क्या करो, छोड़ दो, नहीं तो कुछ दिन बाद कविता गाते फिरोगे, राजा होते पढ़ते लिखते, पढ़ लिख कर कुछ बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते। तो ये ध्यान रखिए, इसलिए आप लोग जो है पढ़ाई करिए, ये मोहब्बत के चक्कर मत पड़िए, नुकसान होगा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि अनुभव बोलता है, ठीक ना। चलिए इसका आंसर जो है लगभग लोग सही दे रहे हैं, आंसर है 4। एजेंडा 21 कितने खंडों में डिवाइडेड है, 4 में, ध्यान रखिएगा 4। ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन गैस पाई जाती है, कहां पाई जाती है ओजोन गैस? ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है, ये मैं बता दे रहा हूं, बाकी चीज आप बताएंगे। आंसर दीजिए खटाक से, फिर बताता हूं, ठीक है, जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, ठीक है, क्षोभ मंडल होता है, ठीक, क्षोभ मंडल होता है, इसके बाद समताप मंडल होता है, ठीक है, इसके बाद आयान मंडल होता है, ठीक है, और इसके बाद बाह्य मंडल होता है, ठीक है, बाह्य मंडल होता है। और ये समताप मंडल जो है, यहाँ पर ये ओजोन गैस मिलती है, यह जो है 30 से 60 किलोमीटर पे होती है। कहाँ होती है? इसका आंसर होगा सी, 30 से 60 किलोमीटर पे मिलती है समताप मंडल पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है वायुमंडल के जो हमारा है उसके जो है पृथ्वी पर लगातार, अब इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे पृथ्वी होगी, पृथ्वी से ऊपर बढ़ेंगे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आयान मंडल और फिर बाह्य मंडल, और ये निकल गया अंतरिक्ष, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया सी, 30 से 60 किलोमीटर के मध्य। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? देखिए कंफ्यूजन होने वाले हैं यहां पर आपको, दो अधिनियम 2 साल के बीच में पास हुए हैं। एक ये अधिनियम है वन्य संरक्षण अधिनियम, ठीक है, जंगलों को बचाने के लिए संरक्षण था, ये कब पारित हुआ? जल्दी से कमेंट करिए, फिर अगली बात बताता हूं। चलिए तो हो गया समय, मैं बताता हूं, 1980 में पास हुआ है। कब हुआ है? वन्य संरक्षण अधिनियम जो है, ठीक है, ठीक, क्या है, ये जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट आया है ये 1980 में आया है। और एक ही इसके साथ और आया है दूसरा अधिनियम जो 2 साल बाद आया था, उसका नाम था वन्य जीव, यहाँ वन संरक्षण है, उसके बाद था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये भी आपको मालूम होगा, सॉरी वो 82 में नहीं है, वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के 2 का है। कब का है? 1972 का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 अलग अलग अधिनियम है, वन्य संरक्षण अलग है और वन्य जीव अधिनियम अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है, वो चारों के नाम यहां पर बता दिए हैं, ठीक है, ये चारों के वायुमंडल में किस भाग में ओजोन परत पाई जाती है? तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले पृथ्वी होती है, पृथ्वी के बाद का जो पहला मंडल होता है ये वाला, इसको क्या कहेंगे? इसको क्षोभ मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको क्षोभ मंडल कहेंगे। इसके बाद का जो अगला होता है ये समताप मंडल होता है, ठीक है, इसको समताप कहते हैं। अगला ये वाला जो मंडल होता है इसको आयान कहते हैं, ठीक है, और इसके बाद का जो अगला मंडल होगा ये वाला, इसको बाह्य कहेंगे या बाहिरम कहेंगे, ठीक है, और यही आपका अंतरिक्ष होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे मंडल हैं, ठीक, पृथ्वी से ऊपर की तरफ ऐसे क्रम में चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैंने बता दिया, समताप मंडल। ओजोन परत कहां पर है? ओजोन गैस कहां पाई जाती है? यहाँ पे। कितना? 30 से 60 के बीच में। कितना? 30 से 60 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है महानगरों में स्वास्थ्य संबंधी रोगों की अधिकता का कारण क्या है? महानगर के लोग ज्यादातर जो है सांस की बीमारी से पीड़ित रहते हैं, उनको दमा जैसी और अन्य सांस लेने की शिकायतें होती हैं, फेफड़ों में संक्रमण होता है और सब चीजें होती हैं। ये क्यों होती हैं इसके बारे में पूछ रहा है कि ये किसका कारण की अधिकता क्या है, किस कारण ज्यादा होती है, ठीक है। ऑप्शन ये है ध्वनि प्रदूषण, वायु, मृदा और जल, किसके कारण से होते हैं? दिल्ली में भी कुछ समय पहले कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन आंसर इसका बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। महानगरों में ये जो होता है, आंसर दे दीजिए एक बार जल्दी से सब लोग, कमेंट बॉक्स में खटाखट आ रहा है और सबका लगभग, ठीक है। तो इसका आंसर जो होता है, अब इसका आंसर मैं आपको
बताने जा रहा हूं, लगभग लोग बता भी रहे हैं और सही बता रहे हैं। तो इसका आंसर, वैसे आप लोग ध्वनि कह रहे हैं, ध्वनि नहीं होगा, इसका आंसर होगा जल प्रदूषण। क्या होगा? जल प्रदूषण। महानगरों में जो है सबसे ज्यादा जल की ही प्रॉब्लम है। आपको मालूम है अभी जो है नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि 100 महानगरों का, कहाँ 100 महानगरों में क्या होगा, 2 साल के अंदर क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो जाएगा। जमीन के नीचे का पानी जो होता है ये जो है सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। अब जब पानी इतने नीचे से आएगा, उस प्रकार का रहेगा तो विषैला होगा, और आदमी जब उस प्रकार का पिएगा तो क्या होगा, बीमार होगा। इसलिए देखिए, अब जब गांव जाते हैं तो गांव में आरओ आपको नहीं मिलता है, लेकिन शहरों में हर घर में आरओ लग गया है। और कहते हैं कि आरओ का पानी जो है वो एलिमेंट को क्या करता है, जो खनिज लवण जो पानी में होते हैं, जो हमको चाहिए मिनरल्स, वो मिनरल्स को भी अलग कर देता है। हम सिर्फ पानी पी रहे हैं, उसमें कोई मिनरल्स नहीं रह जाता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। इसलिए हम थोड़े में इम्यूनिटी भी हमारी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, और थोड़े ही समय में जैसे किसी भी वायरस के चपेट में आते हैं जल्दी बीमार हो जाते हैं हम लोग, जल्दी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो कमजोर होने लगती है। इसलिए जल प्रदूषण ही इसका मुख्य कारण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत के जो है, जो भूखंड है, उसको कई क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है। हिमालय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और तटवर्ती क्षेत्र। पूछ रहा है ये चक्रवात के कारण से, किस कारण से? चक्रवात आप लोग जानते हैं समुद्र से उठकर आते हैं, तो ये चक्रवात के कारण से प्रभावित होने वाला सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। अब तो मैंने आपको पूरी बात भी बता दी, जल्दी से बताइए। चलिए, सबका हो गया, लगभग आंसर सही भी आ रहा है। इसका आंसर होगा तटवर्ती क्षेत्र। कौन सा होगा? तटवर्ती क्षेत्र होगा इसका आंसर, ये ध्यान रखिएगा। क्या होगा? तटवर्ती क्षेत्र होगा इसका आंसर, क्योंकि जो है चक्रवात ज्यादातर समुद्र की तरफ से बढ़ता है, और वो की खुला लैंड होता है तो वहां बहुत तबाही मचाता है, ज्यादा साइक्लोन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको अंग्रेजी में साइक्लोन भी बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवासीय विश्वविद्यालय। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आंसर भी उसी प्रकार से दीजिएगा। आवासीय विश्वविद्यालय को कितनी उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है? रेजिडेंस जो विश्वविद्यालय होते हैं, इनको कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ये अंग्रेजों की व्यवस्था थी एक तरीके से। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है आपको बताना है। जल्दी बताइए, कमेंट करिए इसको, फिर मैं बताता हूं। क्या चारों श्रेणी है, 3 है, 2 है, ये है और नीचे कूट है? आंसर कूट में बताना है। चलिए मैं बता दे रहा हूं आपको। तो यहां पर आंसर जो है आपका वो है ए, पहला और दूसरा। एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय और संघात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय, ये 2 प्रकार की श्रेणियों में आवासीय विश्वविद्यालयों को विभक्त किया गया है, बांटा गया है। संघात्मक क्या होते हैं आपको मालूम है? संघात्मक संघीय व्यवस्था क्या होती क्या है? तो ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्तियां 2 लोगों के बीच में, दो राज्यों के या 2 प्रशासन के बीच में बट जाती हैं। और एकात्मक होता है जो कि होलसोल का एक ही मालिक हो, इसको एकात्मक कहा जाता है सरल भाषा में। जैसे ब्रिटेन की शासन प्रणाली एकात्मक है और कनाडा, अमेरिका और भारत की संघात्मक है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। अब अगले चलते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन के लिए आपको जानना चाहिए। पूछ रहा है कि संगठन भारत में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा यानी कि टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट एजुकेशन का गुणवत्ता की देखरेख करता है, ऐसा कौन सा संस्था है? नाम बताना है। अभी नई शिक्षा नीति में इसको समाप्त करने की भी व्यवस्था की गई है। ये है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसको जो है खत्म करने की बात भी अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। ठीक है, तो इसका 27वें का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि भारत में UGC की क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बतानी है आपको। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी करिए।
चलिए आपका समय समाप्त हुआ। अब बता देता हूं आंसर, इसका आंसर होगा 7। क्या होगा? इसका आंसर होगा 7। बी आंसर है इसका। 7 कार्यालय है इसके। कितने कार्यालय हैं? विश्वविद्यालय अनुदान के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या पूरे देश में 7 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? क्या पूछ रहा है? भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है, यानी जगह की बात कर रहा है, कहाँ स्थित है बताना है आपको। चलिए जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर आंसर देता हूं इसका। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस हो गया, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से बताइए। कह रहा है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, ठीक है, अध्ययन संस्थान ये जो है कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा शिमला में स्थित है। कहां पर है? शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश शिमला में स्थित है। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, डैश शिक्षा प्रणाली अंशकालिक होती है। अंशकालिक का मतलब कुछ टाइम की या ऐसा, तो अंशकालिक माने थोड़ी होती है। कौन सी होती है जरा जल्दी बता दीजिए, आंसर करिए। ठीक है, इनमें से कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होगा। तो इसका आंसर है आपका दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन जिसको आप बोलते हैं, वह क्या होती है? डिस्टेंस एजुकेशन शिक्षा प्रणाली आंशिक शिक्षा प्रणाली होती है। कैसी होती है? आंशिक होती है। ठीक है, इसको पूर्ण नहीं माना जा सकता, ये आंशिक शिक्षा प्रणाली होती है। यही हमारा आज का क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया यहीं पर। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज हम लोग का ये सेट था प्रैक्टिस सेट, ये 4 हो गया। हम आगे 5, 6, 7, 8 अभी आगामी परीक्षाएं क्योंकि बहुत सारी बाकी है, पूरे महीने भर चलने वाली हैं, नेक्स्ट मंथ भी, और उसके बाद भी 10 दिन चलेंगी। जिन जिन का है सब लोग देखते जाए, लाइक करते जाए, सब्सक्राइब करते जाएं और बने रहें फ्री एजुकेशन के लिए। यहाँ से और अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है। इसके बाद मैं दिसंबर में, क्योंकि यूजीसी के चांस अभी भी है कि दिसंबर में भी एग्जाम कराएगा, दिसंबर के लिए मैं फुल लेक्चर की तैयारी कर रहा हूँ। एक एक टॉपिक पर, यानी कि सिलेबस जो 10 यूनिट हैं उसके एक एक टॉपिक पर आपको मैं पूरी यूनिट लेके आऊँगा और पढ़ाऊँगा, और आप लोग का सिलेक्शन हो ऐसी आशा करता हूँ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जिनका कल एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।